ये जो पूरा जो आपने केस देखा जिसमें गरीब लोग हैं, उनका इंश्योरेंस, मुर्दों का इंश्योरेंस, मर्डर हो जा रहा है, तो ये आपको भावनात्मक तौर पर ये इफ़ेक्ट किया जब ये केस आप फ़ॉलो कर रहे थे? भावना नहीं, ज़्यादा नहीं, मुझे बस हर बार ऐसा होता है कि आप कभी कोई क्राइम देखते हैं तो आपको लगता है कि आदमी इससे नीचे नहीं जा सकता, अब इतना खराब करा देख लिया आपने। पर इस केस ने मुझे ये एहसास दिलाया शायद कि आदमी किसी भी स्तर तक जा सकता है, उसका कोई लेवल नहीं है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सबसे जो दुःख की बात ये थी कि इन लोगों को ज़रा-सा भी इस चीज़ का पछतावा नहीं था कि उन्होंने ये इसमें कुछ गलत किया है। जो पहले वाले जो जो मरने वाले लोगों का करते थे, उन्हें तो बिल्कुल ही पछतावा नहीं है। उनको उनका तो ये कहना है कि मैम अ, हम उस इनमें से एक अपराधी ने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि हम गलत काम तो करते हैं, पर वही करते हैं जो जायज़ है। ओह! गलत भी जायज़ क्या होता है? तो जब हम लोगों ने मर्डर खोले तो हमें समझ में आया कि हाँ, वो गलत में जायज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रॉड तक सीमित है और ये गलत में भी बहुत हुँ, हद तक जाके गलत काम कर रहे हैं। तो यही है कि आपको ये पता चलता है कि आपके आस-पास और ये इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उबर चलाता था नोएडा में, जिसने ओह! मर्डर किए थे। तो आपके आस-पास हर तरह के लोग हो सकते हैं और आपको थोड़ा सतर्क और ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, ये तो गैंग आपने खोल लिया, पता नहीं इस तरह के कितने गैंग हैं वो जो अलग-अलग राज्यों में फैले होंगे। ये जो पुलिस ने कई मृत्यु प्रमाण पत्र जो पाए, ये जो रिकवर किए, ये गिरोह तक कैसे पहुँचे? क्या कोई फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ इस मामले में? देखिए, वो जो राज्यों वाली आप बात कर रहे थे, वो मैं बताना चाहूँगी पहले तो कि जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि संभल पुलिस ने वर्कआउट किया तो ये गैंग संभल में ही है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ये एक मोडस ऑपरेंडी है। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अपना काम बहुत अच्छे से आता है और आप अपने अंडर अगर 10-12 लड़कों को ट्रेन करते हैं, तो वो भी लड़के-लड़कियाँ अपनी-अपनी जगह पे जाके दे कैन स्टार्ट देयर ओन थिंग। इसी तरीके हुँ, से इन लोगों में कोई गुरुजी हुए। 15-20 साल पहले जिन्होंने दिमाग लगाया। फिर उन्होंने हुँ, उनके अंडर लड़के सीखे। वो लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाके उन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि तरीका एक ही है और हुँ, पकड़े जाने के चांसेस मिनिमल हैं। हुँ, इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स को शायद प्राथमिकता भी नहीं पहले मिलती थी और अभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है। तो अब मुझे ये पता चला कि हम लोगों का ये गैंग 12 राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। ओह! गुजरात से लेके आप असम तक देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को छोड़ के, मुझे हर राज्य के इन लोगों के पास से पासबुक्स, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड सब लोगों के बरामद हुए। 250 से ऊपर हमारे पास पासबुक्स वगैरह हैं रिकवरी में। आधार, पैन वगैरह अलग है। नेटवर्क बहुत बड़ा है और हर जगह अलग-अलग गैंग्स हैं जो काम कर रही हैं, सेम मोडस ऑपरेंडी से काम कर रही हैं। तो इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि सिर्फ़ पुलिस अकेले इस चीज़ पे लगाम नहीं लगा सकती। हम हज़ार लोगों को और जेल भेज सकते हैं, वाक़ई में। पर ये फ्रॉड तभी रुकेगा जब सारी संस्थाएँ, जैसे कि हुँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ, इंश्योरेंस हुँ, सेक्टर रेगुलेटर, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर भी, क्योंकि बैंक हुँ, में बढ़ती तरीके से खाते खुल रहे हैं। जब तक हुँ, हम सब लोग अपने यहाँ पे अपने एंड में सुधार नहीं लेकर आएँगे, तो फ्रॉड हुँ, प्रिवेंशन में प्रॉब्लम आएगी। इसी बात को हुँ, मद्देनज़र रखते हुए 30 जून को संभल पुलिस ने जनपद संभल में एक पहली बार राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हुँ, सभी इंश्योरेंस कंपनी के टॉप एग्ज़ीक्यूटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। हुँ, IRDA, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मंदाकिनी मैम थी। उसके अलावा बहुत सही। III से मीना कुमारी मैम थी। इन सब लोगों को हम लोगों ने बुलाया एंड एक दिन सिर्फ इट वाज़ अ हाई लेवल पॉलिसी डिस्कशन ऑन रिफॉर्म्स कि हम लोग कैसे सुधार लेकर आ सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल थी और काफ़ी सारी उनसे चीज़ें निकल के आई हैं जो हम कंसर्न्ड और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तक कम्युनिकेट करवाएँगे ताकि हम अपने स्तर से इस फ्रॉड को होने ही ना दें। सभी लोग मिल के। ये लोग सब मिल-जुल के काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी सब अगर मिल-जुल के काम करेंगे, तो शायद इन लोगों की कमर हम तोड़ पाएँगे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप कहाँ निकली थी वाहन चोरों को पकड़ने के लिए? वो संभल में एक वाहन चोर है, काफ़ी फ़ेमस, अभी तो दुबई में बैठा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है वो, मेरे ख़्याल से हर स्टेट में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हुँ। डी गैंग से। तो आप वाहन चोर गिरोह को पकड़ने निकली और आपने बहुत शानदार 100 करोड़ से ज़्यादा का जो इंश्योरेंस घोटाला है, वो खोला, लोगों को
कितना नीचे गिर सकते हैं वो भी देखा आपने। 60 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मेरा जो आखिरी सवाल है वो आखिरी सवाल ये है कि आप आईपीएस क्यों बनी? मतलब कोई ऐसा पीछे बैकग्राउंड या कोई किस चीज़ ने आपको इंस्पायर्ड किया या किस लिए आप बनना चाहती थी? तो आईपीएस तो मुझे डेस्टिनी ने बनाया। मैंने कभी अपने आप को विजुअलाइज़ नहीं किया था यूनिफ़ॉर्म के में। मैं पहले साइंस स्टूडेंट थी और यूएस में पीएचडी कर रही थी एंड सडनली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहीं थे और अचानक हम लोगों को हुआ कि हम लोगों को सिविल सर्विसेज देना चाहिए, देश में जाके वापस काम करना चाहिए। तो हम दोनों ही लोग अपना पीएचडी बीच में छोड़ के आके सिविल की तैयारी किए। और उस समय बहुत मन था कि ग्रास रूट लेवल पे मैं काम करूँ, तो मेरा पहला सिलेक्शन आईआरएस में हो गया था। आईआरएस हुँ, कस्टम्स में ट्रेनिंग भी जॉइन कर लिया था, पर क्योंकि आए ही हम लोग थे ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, तो वापस परीक्षा दिया। चौथे अटेम्प्ट में मेरा आईआरएस में हुआ था और फिर छठे में मेरा आईपीएस में हुआ। पर मैंने आईएएस, आईपीएस दोनों को मैं ऊपर रखती थी और मुझे लगता था दोनों ही सर्विसेज़ वैसे सारी ही सर्विसेज़ आपको लोगों के हुँ, लिए काम करने का भरपूर मौका देती हैं। पर ये 2 सर्विसेज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन लोगों को छूने का मौका देती है जो कि अंत्योदय है, मतलब जो हुँ, अंतिम हैं पंक्ति में, उन लोगों जो पूरी तरीके से सरकार पे निर्भर हैं। तो आप उनके लिए काम कर सकते हैं और वाक़ई में अम, हर दिन ऐसी मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। तो वही था और जब आईपीएस मेरा रैंक आया 138 तो बहुत खुशी थी पूरे परिवार को और लपक के मैंने उसको जॉइन कर लिया एंड आई थिंक इट वाज़ अ good decision and this is a great service and a very satisfying job.